इसको इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी। हम लोग आगे से कहीं भी डीपीएसपी का ही यूज कर लिया करेंगे, ठीक है। तो डीपीएसपी की चर्चा कहाँ है, भाग 4 में है। और इसके तहत अनुच्छेद कौन कौन सा आता है, तो 36 से लेकर 51 तक। एक बात मैं आपको क्लियर करूं, ये जो राज्य यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी वाला राज्य नहीं है। तो ये कौन सा राज्य है, वो राज्य जिसकी परिभाषा हम लोगों ने अनुच्छेद 12 में पढ़ा है, ठीक है। और राज्य का जो परिभाषा हम लोगों ने अनुच्छेद 12 में पढ़ा है, राज्य का सेम परिभाषा कहां दिया हुआ है, अनुच्छेद 36 में भी दिया हुआ है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो भाग 3 जिसमें क्या है मौलिक अधिकार, और भाग 4 जिसमें क्या है डीपीएसपी, दोनों में जो है राज्य का परिभाषा सेम है। अब ये जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड ने ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, तो आयरलैंड ने ये कॉन्सेप्ट स्पेन से लिया है, ठीक है। अब डीपीएसपी को भारत शासन अधिनियम 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया है। आते हैं इसकी विशेषताओं पर। तो पहली विशेषता यह है कि ये राज्य को प्रदान किया जाता है। राज्य के लिए ये क्या है, तो सकारात्मक निर्देश है। अब सकारात्मक कैसे है, तो जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, ये राज्य के लिए क्या था, तो नकारात्मक था। क्यों नकारात्मक था, क्योंकि ये राज्य के मनमानी पर अंकुश लगा रहा था। लेकिन जो डीपीएसपी हमारा है वो राज्य को क्या कर रहा है, तो राज्य को शक्तियां प्रदान कर रहा है, और इसी कारण जो है ये राज्य के लिए क्या है, सकारात्मक है। यहां पे जो है ये राज्य पर अंकुश न लगाने के बजाय क्या कर रहा है, राज्य को शक्ति प्रदान कर रहा है। यह न्यायालय के द्वारा न्याय संगत या परिवर्तनीय नहीं है। फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के केस में आप क्या कर सकते थे, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी के प्रावधानों के अगेंस्ट में आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आगे चलेंगे। यह सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक होता है। यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा देता है, जिसकी चर्चा है अनुच्छेद नंबर 38 में। इसको हम लोग अनुच्छेद 38 जब पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। यह समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सबका क्या होना चाहिए, तो समान विकास होना चाहिए। यह देश के शासन में आधार का काम करता है, ठीक है। और इसकी चर्चा कहां है, तो इसकी चर्चा है अनुच्छेद नंबर 37 में। डीपीएसपी जो है वो स्वतः लागू नहीं होता है, इसको लागू करना पड़ता है। और डीपीएसपी को पंचायती राज संस्था का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर जो 40 है उसमें क्या है, तो पंचायती राज के बारे में चर्चा है, इसीलिए इसको जो है वो पंचायती राज संस्था का अग्रदूत भी कहा जाता है। आगे चलेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यानी डीपीएसपी जो है वो 3 सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन सा सिद्धांत, तो पहला तो समाजवादी सिद्धांत। कौन कौन सा अनुच्छेद इसके तहत आता है, तो अनुच्छेद नंबर 38, 39, 39 कैपिटल ए, 41, 42, 43, 43 कैपिटल ए और 47। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत यानी गांधी जी के विचारों पर कौन कौन सा अनुच्छेद बेस्ड है, तो अनुच्छेद 40, 43, 43 बी, 46, 47 और 48। और ये जो है वो 71st बीपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। आगे आएंगे तो उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांत पर कौन कौन सा अनुच्छेद बेस्ड है, तो 44 नंबर, 45 नंबर, 48 नंबर, 48 कैपिटल ए, 49, 50 और 51। आगे चलेंगे। डीपीएसपी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके बारे में भी समझेंगे, क्योंकि आज के एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीएन राव ने इसके बारे में क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है कि जो डीपीएसपी है वो लोगों को प्रदान किए गए गैर परिवर्तनीय अधिकार हैं। जाहिर सी बात है कि इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो ये जो है वो गैर परिवर्तनीय अधिकार ही हुआ। केटी शाह ने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है कि डीपीएसपी जो है वो ऐसे बैंक के चेक की तरह है जो बैंक की सुविधा पर भुगतान किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि जब स्टेट को मन करेगा, जब राज्य को मन करेगा तो वो डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करेगा। इसलिए जो है ये जिस तरह बैंक अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकता है, चेक का भुगतान कर सकता है, उसी तरह जब राज्य का मन करेगा तो वो डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करेगा। इसलिए केटी शाह ने इसकी तुलना किस चीज से की है, तो बैंक के चेक के से की है, जो कि बैंक के मर्जी पर क्या होगा, भुगतान जिसका होगा, ठीक है। बी आर अंबेडकर ने इसको क्या बोला है, तो बी आर अंबेडकर ने बोला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के पवित्र गुण हैं।
जी ऑस्टिन ने क्या बोला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। एल एम सिंघवी ने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान का जीवन देय प्रावधान है। केसी वियर ने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लक्ष्यों तथा आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप लोग डायरेक्टली याद कर लेंगे, मे भी किसी एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 36 में क्या है, तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, और ये वो राज्य नहीं है जो हम लोग कॉमनली समझते हैं एज फॉर एग्जाम्पल बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल। तो ये कौन सा राज्य है, तो ये वही राज्य है जिसका डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग अनुच्छेद नंबर 12 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी हमारा जो भाग 3 था जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, और जो भाग 4 है जिसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दोनों के लिए राज्य का डेफिनेशन जो है सेम है। तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि यदि एग्जाम में पूछा जाए कि भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट के लिए राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो अनुच्छेद नंबर 12। भाग 4 यानी डीपीएसपी के लिए किस अनुच्छेद में राज्य का परिभाषा दिया हुआ है, तो अनुच्छेद नंबर 36। ठीक है, दोनों में डेफिनेशन सेम है, लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए यानी भाग 3 के लिए अनुच्छेद 12 में राज्य का डेफिनेशन है, और भाग 4 यानी डीपीएसपी के लिए अनुच्छेद 36 में राज्य का डेफिनेशन है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, आखिर राज्य में क्या क्या आएंगे, केंद्रीय सरकार और संसद, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्था जैसे बीएसएनएल, आरबीआई, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय सरकार एज फॉर एग्जाम्पल पंचायत। तो कहीं भी यदि भाग 4 में आपको राज्य जो है दिखे लिखा हुआ, तो आपको क्या करना है, इन सभी को कंसीडर करना है। आगे चलेंगे हम लोग अनुच्छेद 37 में, इसमें क्या बोला गया है, तो राज्य अपनी नीतियों को बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रावधानों को लागू करे। यहां से आपको 2 सवाल बनेगा, पहला कि देश के शासन में आधार का कार्य क्या करता है, तो आंसर क्या होगा, डीपीएसपी। दूसरा, किस अनुच्छेद में ऐसा बोला गया है कि डीपीएसपी जो है वो देश के शासन में आधार का कार्य करता है, तो अनुच्छेद नंबर 37 में। अब यहां पे जो ये बोला गया कि डीपीएसपी देश के शासन में आधार का कार्य करता है, ये क्यों बोला गया है, तो देखिए राज्य कोई भी नीति बनाएगी, कोई भी लॉ बनाएगी, तो जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो भी प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जो भी रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्या करेगी, लॉ या पॉलिसी बनाएगी। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि डीपीएसपी जो है वो देश के शासन में क्या करता है, तो आधार का कार्य करता है। अब चलेंगे हम लोग अनुच्छेद 38 की तरफ। यहां पे क्वेश्चन क्या उठेगा कि कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो कल्याणकारी राज्य की चर्चा जो है अनुच्छेद नंबर 38 में है। क्या बोला गया है इसमें कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को क्या करे, सुरक्षित करे। अनुच्छेद 38 क्लॉज 1 में बोला गया है कि राज्य लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्रदान कर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखे। अब यहां पे 3 टर्म आया, पहला आया सामाजिक न्याय, दूसरा आया आपको आर्थिक न्याय, और तीसरा आया आपको राजनीतिक न्याय। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या हुआ इसको जरा हम लोग समझ ले, लेकिन उससे पहले ये तीनों चीज हम लोग एक जगह और पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े हैं, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना में। प्रस्तावना में भी इन तीनों बातों की चर्चा जो है की गई है। अब सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ, सामाजिक न्याय का मतलब ये हुआ कि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को क्या करना है, समान ट्रीट करना है, जाति वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। आर्थिक न्याय का मतलब क्या हुआ, तो आर्थिक न्याय का मतलब ये हुआ कि कोई गरीब हो या अमीर हो, उसके बेसिस पर उसमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सभी को समान समझना है। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि सभी व्यक्तियों को जो है समान राजनीतिक अधिकार, एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम वोटिंग का अधिकार ही, तो सभी को जो है वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, जो भी 18+ एज के हैं उनको। ठीक है, अनुच्छेद 38 क्लॉज 2 में क्या बोला गया कि राज्य आय में असमानता, अवसर तथा सुविधाओं में असमानता को सिर्फ लोगों के बीच ही नहीं बल्कि लोगों के समूह के बीच दूर करने का प्रयास करे। ठीक है, यानी राज्य क्या करेगी, तो आय मतलब इनकम, इनकम में जो डिफरेंस है उसको दूर करने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ जो अवसर है
और जो सुविधा है उसमें भी जो असमानता है लोगों के बीच उसको भी क्या करेगी, दूर करने का प्रयास करेगी। और ये जो है हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद 38 क्लॉज 2 नहीं था, इसको जोड़ा गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 39 में क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है कि राज्य अपनी नीतियों को बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखेगी। क्या क्या बातों का ध्यान रखेगी, तो अनुच्छेद 39 क्लॉज ए में बोला गया कि सभी व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष हो को जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन हो। यदि हम बेसिक नीड्स की बात करें तो बेसिक नीड्स क्या होता है, रोटी, कपड़ा, मकान। आपने सुना होगा बीपीएल परिवारों को जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से क्या मिलता है, 5-5 किलो राशन फ्री में मिलता है। क्यों मिलता है, ताकि उनका जो बेसिक नीड्स है खाने का वो क्या हो सके, पूरा हो सके। इसी तरह आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि मुख्यमंत्री आवास योजना वगैरह बहुत सारे राज्य में चलते हैं, तो वो किसके तहत है, इसी के प्रावधानों के तहत है, ताकि जो गरीब परिवार हैं उनको जो है रहने के लिए घर मिल सके। ठीक है, तो सरकार बीच बीच में ऐसी योजनाएं लाते रहती है जिससे गरीब परिवार जो है उनका जो बेसिक नीड्स है वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। अब आते हैं अनुच्छेद 39 के क्लॉज बी में। इसमें क्या है कि लोक संसाधन का आम हित में समान रूप से प्रयोग हो। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एनएच है, तो ऐसा नहीं राज्य प्रावधान कर सकती है कि एनएच पर जो है सिर्फ अमीर आदमी ही चलेंगे, गरीब नहीं चलेंगे। एनएच पर जो है सिर्फ हिंदू ही चलेंगे, मुस्लिम नहीं चलेंगे। यानी आप कोई भी लोक संसाधन है उस पर जो है सभी को इस्तेमाल का क्या करेंगे, तो इजाजत देंगे। ऐसा नहीं कि आप उसमें धर्म के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे, अमीरी गरीबी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे। सभी लोग जो है वो लोक संसाधन का क्या करेंगे, समान रूप से इस्तेमाल करेंगे। अनुच्छेद 39 क्लॉज सी में क्या बोला गया कि संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो, लेकिन ये तो भारत में है। आपको पता होगा कि 10% जो लोग हैं भारत के उनके पास क्या है, तो 90% संपत्ति है, और बाकी जो 90% लोग हैं उनके पास क्या है, तो सिर्फ 10% संपत्ति है। समझिए कितना डिफरेंस है। आगे आएंगे, अनुच्छेद 39 क्लॉज डी, महिला एवं पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। मान लीजिए कोई पुरुष काम कर रहा है और उसको 16,000 रुपया क्या मिल रहा है, महीना मिल रहा है। सेम काम यदि महिला करे तो उसको भी जो है 16,000 रुपया महीना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जेंडर के बेसिस पे यहाँ क्या कर देंगे, डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे। अनुच्छेद 39 क्लॉज ई में क्या बोला गया है कि राज्य ऐसे प्रावधान करे जिससे पुरुष, महिला, श्रमिक तथा बच्चों के स्वास्थ्य तथा शक्ति एवं बच्चों का कोमल अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता के कारण उनसे ऐसा कार्य न लिया जाए जो उनके स्वास्थ्य या शक्ति के अनुकूल न हो। ठीक है, यानी अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए महिला, पुरुष, श्रमिक या बच्चे जो हैं कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे उनका क्या हो, तो स्वास्थ्य इफेक्टेड हो। और साथ ही साथ जो है बच्चों के लिए इस पे स्पेशल फोकस दिया गया है कि बच्चों का जो है वो बचपन डैमेज नहीं हो किसी भी काम को करने में। ऐसा प्रावधान जो है राज्य करे। आगे चलेंगे, अनुच्छेद 39 क्लॉज एफ में क्या बोला गया, तो राज्य ऐसे प्रावधान करे जिससे बच्चों का बचपन सुरक्षित रहे। इसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। राज्य को क्या बोला गया है कि ऐसा आप प्रावधान कीजिए जिससे बच्चों का बचपन जो है, बच्चों का कोमल जो बचपन होता है वो क्या रहे, तो सुरक्षित रहे। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 39 कैपिटल ए। वो जो हमने पढ़ा पीछे, ये क्या था, 39 स्मॉल ए, और ये है आपका 39 कैपिटल ए। इसमें क्या है कि सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, इसको भी जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या बोला गया है कि मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, उसको कोई मुकदमा लड़ना है, ठीक है। अब गरीब के कारण वो क्या कर पा रहा है, तो वो जो है कोई अच्छा वकील नहीं कर पा रहा है, तो राज्य का ये फर्ज है कि वो क्या करे, इसको जो है ऐसा विधिक सहायता प्रोवाइड करे जिससे ये क्या हो सके, ये भी जो है वो कानूनी संरक्षण, कानूनी हक का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आपका क्या है, तो नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के इस तरीके के संस्थान जो है होते हैं। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, तो अब चलते हैं अनुच्छेद 40 की तरफ, और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद है। इसमें किस चीज की बात कही गई है, तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें कि सबसे पहले जो है वो ग्राम पंचायत का गठन हुआ था अनुच्छेद 40 के प्रावधानों के तहत, तो आपको जो है राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट, यहां पे 2 अक्टूबर
1959 को जो है वो पंचायत का गठन हुआ था सबसे पहले भारत में। ठीक है, और जो आपको ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा है वो मिला है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कब, जब हम लोग पंचायती राज पढ़ेंगे उस समय। इसमें क्या बोला गया है कि राज्य हर गांव या गांव के समूह में ग्राम पंचायतों का गठन करे तथा उसे इतनी शक्ति प्रदान करे कि वह स्थानीय स्वशासन के रूप में कार्य कर सके। इसमें बोला गया है कि राज्य जो है वो एक गांव में या कुछ गांवों के समूह में, मान लीजिए 2 गांव मिला लिया गया, 3 गांव मिला लिया गया, उसको समूह बनाकर क्या करे तो एक ग्राम पंचायत का गठन करे और उस ग्राम पंचायत को इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो क्या करे तो स्थानीय स्वशासन के रूप में काम कर सके। आगे चलेंगे, अनुच्छेद 41 में क्या बोला गया है, तो राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार कार्य का अधिकार, शिक्षा एवं विशेष परिस्थिति, बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी में आर्थिक सहायता प्रदान करे। राज्य का जो आर्थिक क्षमता है, ठीक है, उसके अनुसार वो क्या करे तो कार्य का अधिकार प्रोवाइड करे, ठीक है, शिक्षा प्रोवाइड करे और साथ ही साथ विशेष परिस्थिति में एज फॉर एग्जाम्पल बुढ़ापा, बेरोजगारी या बीमारी में आर्थिक सहायता प्रदान करे। आपने जो वृद्धा पेंशन वगैरह सुना होगा वो इसी के प्रावधानों के तहत सरकारें देती हैं। नरेगा भी जो है इसी के तहत है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। ठीक है, और इसमें क्या था तो 100 दिन रोजगार 1 साल में। ठीक है, इसका नाम जो है वो आपको महात्मा गांधी कर दिया गया। कब तो इसमें जो है 2 अक्टूबर 2009 को नाम के आगे महात्मा गांधी भी लगा दिया गया, महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर। ठीक है, अनुच्छेद 42 में क्या बोला गया है तो इसमें बोला गया है कि राज्य कार्य की उचित एवं मानवीय दशाओं तथा मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी बेनिफिट के लिए प्रावधान करे। आप लोगों ने जो लेबर कोड्स वगैरह सुना होगा वो इसी के लिए कोडेड किया जाता है, ताकि जो भी श्रमिक, जो भी जो है मजदूर काम कर रहे हैं, जहां भी वो काम कर रहे हैं वहां अनुकूल वातावरण हो और साथ ही साथ उनके साथ जो है किसी तरीके का शोषण न हो। जहां तक बात रह गई मातृत्व लाभ की, तो इसके लिए एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आता है 1961 में, जिसमें संशोधन किया जाता है 2017 में, और इसके कुछ प्रावधान है जिसको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या है तो महिलाओं को पहले 2 बच्चों के लिए 26 सप्ताह का क्या मिलेगा तो प्रसूति अवकाश यानी मैटरनिटी लीव मिलेगा। और ये जो 26 सप्ताह है इसमें 8 सप्ताह डिलीवरी के पहले, बिफोर डिलीवरी, एंड 18 सप्ताह आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, और अगर 2 से ज्यादा बच्चा किसी स्त्री को होता है तो 2 से ज्यादा बच्चा के लिए 12 सप्ताह का मैटरनिटी लीव मिलेगा। यदि कोई महिला जो है वो 3 महीना से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है तो 12 सप्ताह का जो है लीव उसको दिया जाएगा। अगर संभव हो तो घर से कार्य करने यानी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। आगे चलेंगे हम लोग, कार्यस्थल के 500 मीटर के दायरे में क्रेचे फैसिलिटी यानी पालना घर की सुविधा प्रदान की जाए। लेकिन ये कंडीशन कहां पे है, ऐसे जगह पे जहां पे कि 50+ एम्प्लाई काम कर रहे हैं या 40+ फीमेल एम्प्लाई काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पालना घर होगा उसमें काम के दौरान 4 बार महिला को जाना अलाउ किया जाएगा, जिसमें कि वो अपना ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह जो है बच्चे को करा पाए। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग कहां तो अनुच्छेद 43 की तरफ। राज्य मजदूरों के निर्वाह मजदूरी, बेहतर जीवन स्तर तथा इनके सांस्कृतिक एवं सामाजिक अवसर को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान करे। अब मान लीजिए कि कहीं पे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, ठीक है, अब उसका त्योहार है, एज फॉर एग्जाम्पल दुर्गा पूजा मान लीजिए, दिवाली मान लीजिए, उसके बाद अगर मुस्लिमों का त्योहार ईद मान लीजिए, तो इन सब त्योहारों में जो है उसको अवकाश दिया जाए ताकि वो अपना सांस्कृतिक जो है कार्यक्रम को अटेंड कर सके। साथ ही साथ मान लीजिए कि किसी के घर में शादी है या किसी के परिवार में शादी है तो उसको क्या हो, उसको जो है अवकाश प्रदान किया जाए जिससे वो अपने सामाजिक कार्यक्रम में क्या कर सके तो सम्मिलित हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका राज्य जो है वो किसी को ना फेस्टिवल में छुट्टी दे, ना ही उसके जो घर के कोई ओकेजन है उसमें छुट्टी दे, ऐसा नहीं करना है। उसको जो है सांस्कृतिक साथ ही साथ सामाजिक
कार्य अटेंड करने का मौका देना है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग तथा सहकारी समितियों के निर्माण को बढ़ावा मिले। ठीक है। अब कुटीर उद्योग एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो एक ही घर में जो प्रोडक्ट बन जाता है, एज फॉर एग्जांपल आप अगरबत्ती का उत्पादन मान लीजिए, माचिस का उत्पादन मान लीजिए, तो इस तरह का जो छोटा छोटा उद्योग है उसको क्या करे, बढ़ावा दे, और साथ ही साथ सहकारी समितियों के निर्माण को भी क्या दे, बढ़ावा दे। आगे चलेंगे, अनुच्छेद 43 कैपिटल ए, ये हमारा मूल संविधान में नहीं था, इसको कब जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है कि राज्य जो है वो उद्योगों के प्रबंधन में यानी मैनेजमेंट में जो है वो श्रमिकों की भागीदारी के लिए प्रावधान करे। यानी यदि कोई उद्योग है तो उसके मैनेजमेंट में जो है वो श्रमिक या मजदूर जो भी हैं उनका भी क्या होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए। अनुच्छेद 43 क्लॉज बी, ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि राज्य जो है वो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान करे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए क्या करे, राज्य जो है वो प्रावधान करे। और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना जो है वो 2021 में होती है, इसी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 44 में क्या बोला गया है, तो इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अब ये होता क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। जो भी कानून भारत में है उसको ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉज, और दूसरा दीवानी कानून यानी सिविल लॉज। ठीक है। अब आपराधिक कानून किसके लिए होगा, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज, एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए किडनैपिंग, मर्डर, रेप, तो इन सब के लिए जो भी कानून है वो इस कैटेगरी में आएंगे, आपराधिक कानून के कैटेगरी में। अब जो दीवानी कानून है इसको भी ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पहला सामान्य कानून और दूसरा व्यक्तिगत कानून। ठीक है। अब ये सामान्य कानून में कौन कौन सा आएगा, तो इसमें मान लीजिए लैंड रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, उसके बाद एग्रीमेंट रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, तो ये सब आपका जो है सामान्य कानून में आएगा। ठीक है। अब यहां पे हम आपको ये बता दें कि ये जो आपराधिक कानून है और ये जो सामान्य कानून है ये क्या है, तो सभी धर्मों के लिए बराबर है, सभी धर्मों के लिए समान। यानी यदि कोई हिंदू किडनैपिंग करता है तो उसको जो सजा मिलेगा वही कोई मुस्लिम भी किडनैपिंग करता है तो उसको भी मिलेगा, कोई हिंदू यदि मर्डर करता है तो उसको जो सजा मिलेगा, कोई मुस्लिम यदि मर्डर करता है तो उसको भी वही सजा मिलेगा। लेकिन ये जो व्यक्तिगत कानून है इसमें कौन कौन सा कानून आएगा, तो विवाह से रिलेटेड कानून, उसके बाद मान लीजिए आपको तलाक से रिलेटेड कानून वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये सब जो कानून है ये सब अलग अलग धर्मों के लिए क्या है, तो अलग अलग है, अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग। ठीक है। तो अब यहां जो समान नागरिक संहिता है उसमें यही जो व्यक्तिगत कानून है उसको क्या बोला गया है कि सभी धर्मों के लिए क्या करना है, सेम करना है। ठीक है। अब इसमें जो आपके कानून के जानकार हैं उनमें क्या है, तो उनमें जो है विवाद है। क्या विवाद है, तो देखिए अनुच्छेद नंबर 14 में क्या बोला जाता है, तो समानता का अधिकार। यहां पे आपको क्या हो रहा है, यहां पे सभी को समान ट्रीट नहीं किया जा रहा है। अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया है कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग धर्मों का अलग अलग जो है वो नियम कानून है, तो ये जाति धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। ठीक है। वहीं यदि आप मानिए तो आपका अनुच्छेद नंबर 25 में क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है कि जो भी धर्म है उसके जो भी व्यक्ति हैं उनको क्या करना है, तो किसी भी धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता है, साथ ही साथ उस धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपके कानून के जानकार हैं उसमें क्या चलता है, तो इसको लेकर विवाद चलता है। ठीक है। इसीलिए समान नागरिक संहिता आज तक पूरे भारत में लागू नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आजादी के पहले से ही समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है, गोवा में। दूसरी बात, समान नागरिक संहिता के लिए किसने कानून बनाया है आजादी के बाद, तो उत्तराखंड ने। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग चलेंगे शाह बानो केस और सायरा बानो केस पर, इसको समझेंगे कि क्या है। तो शाह बानो जो है वो एमपी की एक महिला थी, एमपी की महिला थी, मध्य प्रदेश की।
इनके हस्बैंड क्या करते हैं, तो इनके हस्बैंड इनको दे देते हैं तलाक। ठीक है, अब इनके बच्चे भी थे, तो ये क्या करती हैं, तो भरण पोषण के लिए पैसे का डिमांड करती हैं। लेकिन मुस्लिम लोगों में क्या है कि तलाक देने के बाद मैक्सिमम 3 महीने जो है भरण पोषण के लिए पैसा दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये जब मामला पहुंचता है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट क्या करता है, तो थोड़ा सा जो है रकम जो देना था भरण पोषण के लिए उसमें इंक्रीमेंट कर देता है। अब इनके जो साहबानों के पति थे वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 5 जजों का बेंच बैठता है, और 5 जजों का बेंच जो है वो डिसीजन क्या लेता है कि नहीं, आपको जो है भरण पोषण का पैसा इनको देना पड़ेगा, क्योंकि इनके बच्चे वगैरह भी थे। तो आखिर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो इनका और इनके बच्चे का भरण पोषण होगा कैसे। ठीक है, तो इसको लेकर जो है क्या होता है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो भड़क जाते हैं कि भाई ये हमारे धर्म के अगेंस्ट में है। उस समय जो है हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ठीक है, जब ये मैटर उनके पास पहुंचता है तो वो क्या करते हैं, वो जो है एक बीच का रास्ता निकालते हैं, और आपका आता है क्या, तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986। इसमें क्या बोला जाता है कि इसमें बोला जाता है कि आप 3 महीने ही क्या कीजिए, तो मेंटेनेंस का राशि दीजिए, यानी भरण पोषण का राशि दीजिए, लेकिन राशि इतना ज्यादा दीजिए कि उससे क्या हो जाए, पूरे जीवन जीने के लिए वो राशि पर्याप्त हो। ठीक है, आप 3 महीने ही राशि दीजिए, लेकिन वो राशि इतना ज्यादा हो कि उससे उस महिला का पूरा जीवन का क्या हो सके, भरण पोषण हो सके। तो इससे आपका जो आप बोल रहे हैं कि मेरा धर्म का उल्लंघन हो रहा है वो भी नहीं होगा, और साथ ही साथ इस महिला को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये अपने बच्चों के साथ क्या कर लेगी, आराम से गुजारा कर लेगी। ठीक है, अब एक दूसरा केस है सायरा बानो केस, जो कि कब का है, तो 2017 का है। ठीक है, इसमें जो है वो 3 तलाक को क्या किया गया, असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। 3 तलाक के बारे में आप लोगों ने तो जरूर सुना होगा टीवी न्यूज़पेपर में। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी विधि से, चाहे सामने से, चाहे आपने कॉल करके, चाहे मैसेजिंग के थ्रू, किसी भी तरीके से आपने 3 बार तलाक बोल दिया तो आपका जो है उस महिला से तलाक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में जो है वो 3 तलाक को असंवैधानिक कोर्ट ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है। अनुच्छेद 45 में क्या बोला गया है, तो इसमें कहा गया है कि राज्य 6 वर्षों तक के बच्चों के शिक्षा एवं बचपन को बढ़ावा दे। ये जो 6 वर्ष का एज लिमिट है, ये पहले था 14 वर्ष। 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, और इसमें ये 14 वर्ष का एज लिमिट जो है वो घटाकर कर दिया गया क्या, तो 6 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के जो स्टूडेंट्स हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गया है। इसलिए यहाँ पे 14 वर्ष का क्राइटेरिया रखने का कोई मतलब बन नहीं रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह प्रावधान किया गया। इसका उदाहरण यदि हम लें तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित हुए हैं, जिसमें कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा और साथ साथ बचपन को बढ़ावा दिया जाता है। अब आते हैं अनुच्छेद 46 में। इसमें क्या है, तो इसमें है कि राज्य अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब तथा अन्य विकर सेक्शन के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। इसके लिए सरकार क्या करती है, तो आपने सुना होगा छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, या जो बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं ऐसे स्टूडेंट जो एससी एसटी या विकर सेक्शन से आते हैं, उनको जो है मेंस की तैयारी के लिए 50,000 रुपये मिलता है। या जो एससी एसटी या विकर सेक्शन के स्टूडेंट यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको मेंस की तैयारी के लिए जो है 1 लाख रुपए का छात्रवृत्ति मिलता है। वो सब इसी के प्रावधानों के तहत मिलता है। अनुच्छेद 47 में क्या है, तो इसमें कहा गया है कि राज्य लोगों में पोषण स्तर तथा जीवन स्तर को बढ़ावा दे तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करे। डिफरेंट आपका जो टीकाकरण सरकार करती है, एज फॉर एग्जांपल पोलियो का, वो इसी के प्रावधानों के तहत करती है। जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए तंबाकू है, शराब है, बिहार में ही जो शराबबंदी हुआ है वो किसके प्रावधानों के तहत हुआ है, तो अनुच्छेद 47 के प्रावधानों के तहत हुआ है। तो जो आपको टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको क्या कर सकता है, उसका कंजम्पशन जो है सरकारें बंद कर सकती हैं, ताकि इससे लोगों के स्वास्थ्य में क्या हो, सुधार हो। टीकाकरण भी इसीलिए होता है ताकि क्या हो, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो। तो ये सब अनुच्छेद 47 के प्रावधानों के तहत ही राज्य करता है। आते हैं अनुच्छेद नंबर 48 में, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना। राज्य कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज जो सीड होते हैं,
या यदि आप एनिमल की बात करें तो एनिमल में भी जो हाइब्रिड एनिमल्स आते हैं उनके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि जो भी प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो एनिमल से हो या प्लांट से हो वो बढ़ सके। राज्य गाय, बछड़े तथा दुधारू अन्य पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध करे। ठीक है, जो गाय हैं, बछड़े हैं या अन्य दुधारू जो पशु हैं उनकी हत्या पर राज्य क्या करे तो प्रतिबंध लगाए। राज्य जो है वो दुधारू पशुओं के पशुपालन को क्या करे तो बढ़ावा दे। आगे चलेंगे, अनुच्छेद 48 कैपिटल ए में क्या बोला गया है, तो देश के पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार करना एवं वन तथा वन्य जीव की सुरक्षा करना। ये जो है हमारे मूल संविधान में नहीं था, तो इसको कब जोड़ा गया है, तो इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। इसमें क्या बोला गया है कि देश के पर्यावरण की सुरक्षा करना है, साथ ही साथ उसमें सुधार भी करना है तथा वन और वन जीव का भी क्या करना है तो सुरक्षा करना है। इसको जो है अनुच्छेद 48 कैपिटल ए को लागू करने के लिए बहुत सारा एक्ट आया है। एज फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1974 में आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1981 में आया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 एंड प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975। ये सब जो है वो आपको अनुच्छेद 48 कैपिटल ए के प्रावधानों को लागू करने के लिए ही लाया गया है, ताकि आपका जो वाइल्ड लाइफ है और जो फॉरेस्ट है उसको क्या किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो 49 में क्या बोला गया है, तो इसमें कहा गया है कि राज्य ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व के वस्तु, स्मारक एवं स्थान की सुरक्षा का क्या करे तो प्रावधान करे। एज फॉर एग्जाम्पल यदि हम लें तो हमारा जो ओरिजिनल संविधान है उसको संसद के लाइब्रेरी में नाइट्रोजन के केस में प्रिजर्व किया गया है। नाइट्रोजन में हम लोग किसी भी मटेरियल को प्रिजर्व क्यों करते हैं ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सके। एज फॉर एग्जाम्पल जो चिप्स के पैकेट है उसमें भी नाइट्रोजन भरा होता है ताकि ऑक्सीडेशन वहां पे नहीं हो सके। ठीक है, तो यही अनुच्छेद 49 में बोला गया है कि जो भी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के वस्तु, स्मारक और स्थान है उसकी सुरक्षा का क्या करे राज्य प्रावधान करे। अनुच्छेद 50 में क्या बोला गया है, तो इसमें कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। यानी कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के काम में दखल न दे और न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के काम में दखल न दे, यानी दोनों जो है वो स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य कर सके। अनुच्छेद 51 में क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को क्या करना है तो बढ़ावा देना है राज्य को। इसमें अनुच्छेद 51 का क्लॉज ए क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 क्लॉज बी क्या है, राष्ट्र के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानजनक संबंध को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 क्लॉज सी है, अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते के प्रति सम्मानजनक भाव रखें। अनुच्छेद 51 क्लॉज डी क्या है, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, यानी आपको जो है इंटरनेशनल पीस बनाए रखने पर भी काम करना है, साथ ही साथ यदि कहीं इंटरनेशनल विवाद है तो उसको भी क्या करना है शांति के साथ सॉल्व करने का कोशिश करना है। साथ ही साथ कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको क्या करना है, उसको जो है सम्मान देना है और उसको न्यायपूर्ण तरीके से डील करना है। अब आते हैं हम लोग कहां, तो अब आते हैं हम लोग पंचशील समझौते पर। पंचशील समझौता हुआ किस किस के बीच था, तो ये हुआ था आपको भारत और चाइना के बीच में। कब हुआ था, तो 28 अप्रैल 1954 को हुआ था। इस समय हमारे जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें एक नारा दिया गया था क्या, तो भारत चीनी क्या है तो भाई भाई हैं। ये एग्रीमेंट आपको साइन हुआ है किस किस के बीच में, तो भारत के तरफ से जवाहरलाल नेहरू और चीन के तरफ से चाउ एओ लाई इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें प्रमुख बातें क्या क्या बोली गई थी, तो एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करेंगे भारत और चीन। दूसरी बात ये बोली गई कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। तीसरा मामला बोला गया गैर आक्रामकता, यानी जो है एक दूसरे पर अटैक करने का भाव नहीं रखेंगे। और चौथा बात क्या है कि शांतिपूर्ण अस्तित्व। ठीक है, ये पंचशील समझौता आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा जो आज का क्लास है वो कंप्लीट होता है। कल के क्लास में हम लोग आगे की बातें करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।